नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज है 25 अक्टूबर और दिन शनिवार। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी जरूर से करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, केवल कहलाने वाली बात नहीं है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश को नामित किया गया है? राइट आंसर है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत देखिए ये हरियाणा के हिसार के, ठीक है ना, हरियाणा हिसार के रहने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत। अब हम बात करेंगे कि ये किसका स्थान लेने जा रहे हैं। तो ये BR गवई का स्थान लेने जा रहे हैं जो इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, BR गवई। देखिए 53वें मुख्य न्यायाधीश, तो ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है। तो 53वें ये सूर्यकांत जी बनेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, आखिर जो संघीय न्यायालय है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका क्या प्रावधान है। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था है वो किस भाग में है। ठीक है, संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस भाग में है? तो भाग 5 में। ठीक है, भाग 5 में ये व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आपका आर्टिकल इसमें हो जाएगा 124 से लेकर 147 तक संघीय न्यायालय के विषय में बताया गया है। अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 124 में बात कही गई है, अनुच्छेद 124(1) में, कि भारत में एक संघीय न्यायालय होगा और उसका एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश CJI होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये बात कही गई है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति को ये शक्तियां सौंपी गई हैं कि वो जिसे भी उचित समझे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिसे भी वो उचित मानता है उनसे परामर्श लेकर के CJI की नियुक्ति कर सकता है। तो ये प्रावधान है। लेकिन देखिए भारतीय संविधान में कोई भी स्पष्ट रूप से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं दिखाई देती है। भारतीय संविधान में कोई भी स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से परंपरा को आधार बनाया गया है। तो आखिर ये परंपरा है क्या? तो परंपरा ये है, जो भी व्यक्ति वरिष्ठ होगा अपने कार्यकाल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आयु के अकॉर्डिंग नहीं, एज के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, यानी कि जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, यानी CJI के बाद, उसे ही हमेशा जो है बनाया जाता है। एक आध बार का उदाहरण छोड़ दीजिए, लेकिन वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्ति दी जाती है और ये जो है वो कार्यकाल का वरिष्ठता देखी जाती है, ना कि एज की। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात की जाए, जो आयु है यहाँ पर वो 65 वर्ष है। ठीक है, आयु जो है वो 65 वर्ष है। तो ये ध्यान रखिए। इस तरह से पूरी नियुक्ति प्रक्रिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है फिर सरकार की भूमिका आगे आ जाती है। जैसे कि दिया हुआ है कि केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा प्रावधानों को आगे बढ़ाया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो ये पूरी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किस भारतीय मूल के इतिहासकार को प्रदान किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर सुनील अमृत, जो कि अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ठीक है, येल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इनका जन्म हुआ केन्या में, और केन्या में जन्म हुआ और सिंगापुर में पले बढ़े। उसके अलावा इन्होंने ब्रिटेन से भी शिक्षा ग्रहण की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। तो बहुत सारे इनके अंदर योग्यता के साथ देखिए सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। और किस बुक के लिए दिया गया है? तो द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट
500 ईयर्स, ठीक है, 500 ईयर्स। देखिए इसमें इस पुस्तक में मेनली मानव और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण के मध्य के रिश्ते बताए गए हैं। इसके साथ ही इंसान ने क्या क्या क्षति पहुंचाई है, उसे क्या करना चाहिए था, ये सारी बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, सुनील अमृत, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए WIPO सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है प्रतिभा सिंह को। अब देखिए एसोचैम के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो एसोचैम का अध्यक्ष हैं निर्मल मिंडा, ठीक है, निर्मल मिंडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य, तो इनका नाम है अक्कई पद्मशाली, ठीक है, अक्कई पद्मशाली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है अनंत गोयनका इनका नाम है। और नेक्स्ट और लास्ट हो गया, RBI की कार्यकारी निदेशक कौन बनी है, तो उनका नाम है सोनाली सेन गुप्ता। तो ये आपका थोड़ा सा रिवीजन नियुक्ति के मामले में ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए किस देश से उन्नत मशीन खरीदी है, राइट आंसर है यहाँ पर फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड के देश से ये उन्नत मशीन आपको पिक्चर में दिख रही होगी। जितने भी कूड़ा है, गाद है, वो सारी चीज़ें इस मशीन से निकाली जाती हैं। और देखिए इस मशीन का जो नाम है वो है एम्फीबियस क्लासिक फॉर मल्टीपर्पज ड्रेजर, ठीक है, एम्फीबियस क्लासिक फॉर मल्टीपर्पस ड्रेजर, तो ये इस मशीन का नाम है। क्वेश्चन ध्यान रखिए, दिल्ली राज्य सरकार ने इसे खरीदा है यमुना नदी की सफाई के लिए, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक का पुरस्कार किस कंपनी ने दिया है, राइट आंसर है ग्लोबल फाइनेंस बैंक। ग्लोबल फाइनेंस ये कंपनी है, तो देखिए ये कंपनी अमेरिका की फिनटेक कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की फिनटेक कंपनी है, और फिनटेक कंपनी है जिसे ये कंज्यूमर बैंक का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक का पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर है शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान। तो देखिए ये नाम ध्यान रखिए, शेख सालेह भी आपसे एक ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, नाम ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ कल मैंने आपको एक और सऊदी अरब के मामले में न्यूज़ बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो, कफाला प्रणाली, ठीक है ना, कफाला प्रणाली जो कि यहाँ पर सऊदी अरब में समाप्त किया गया। कफाला प्रणाली या कफाला प्रथा एक तरह से आधुनिक दास प्रथा, जिसमें मैंने बताया था कि मज़दूरों को जो बाहर से जाते हैं और अन्य देशों से, तो वहाँ पर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। जिस भी कंपनी में उन्हें नियुक्ति दी जाती है, नियोक्ता के द्वारा ये किया जाता है। इसके साथ ही साथ वे देश छोड़कर नहीं जा सकते, वे नौकरी नहीं बदल सकते, बहुत सारी चीज़ें इस कफाला प्रथा के अंतर्गत आती हैं। और देखिए इसे सऊदी अरब ने अब समाप्त किया है। जो मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के मुखिया हैं, उन्होंने इसे समाप्त किया है विजन 2030 के तहत। तो ध्यान रखिए, इतनी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। आ जाइए नेक्स्ट, पॉल कपूर को अमेरिकी विदेश विभाग में किस क्षेत्र के लिए सहायक सचिव नियुक्त किया गया है, राइट आंसर है दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है, पॉल कपूर नाम अमेरिकी विदेश विभाग में, आपको ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है, अमेरिकी विदेश विभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद को किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जज नियुक्त किया गया है, राइट आंसर है बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय। देखिए ये जो न्यायालय है ये फिलहाल अपना नवंबर से कार्य करना स्टार्ट करेगा, नवंबर से, देखिए ये नवंबर 2025 से काम करना स्टार्ट करेगा। फिलहाल इसमें नियुक्ति जो मिली है वो वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद को प्राप्त हुई है, तो ये नाम ध्यान रखिए।
नेक्स्ट देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है। देखिए, जो सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र है, ये राज्य के सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, राज्य के सभी जिलों में। इसके साथ ही साथ आप देखिए किसके द्वारा, तो ये राज्य के एमएसएमई विभाग के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक जिले के एमएसएमई विभाग के द्वारा प्रत्येक जिले के, ठीक है, प्रत्येक जिले में इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल अभी जो शुरुआत की जा रही है वो 15 जिलों में शुरुआत की जा रही है। ठीक है, 15 जिलों में, और मुख्यमंत्री इसमें वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है आपका। और इसमें जो एमएसएमई विभाग के द्वारा शुरू किया जाएगा, वो प्रत्येक जिले में 100 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जाएगा। देखिए, इसमें क्या होगा, रोजगार के रास्ते खुलेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, तो ये सारी चीज़ें राज्य में यहाँ पर की जा रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान शुभंकर किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर चिरैया। ठीक है, चिरैया जो कि बिहार में शुभंकर मतदाता के लिए चुना गया है, और क्योंकि ये एक एनर्जी के साथ मॉर्निंग में आपको इसकी आवाज़ सुनाई देती है, एक नए भविष्य के निर्माण के लिए चिरैया को माना जाता है। अपनी सुंदर आवाज़ से लोगों को मोहित भी करती है, तो ये काम है चिरैया का। इसी वजह से मतदान में, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और आने वाले भविष्य के निर्माण में कार्यरत हों, तो ये काम यहाँ पर इस वजह से चिरैया को चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? कितने लोगों को तो के.आर. नारायणन ही पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है ना? तो राइट आंसर है यहाँ पर केरल। ठीक है, ये मजाक की बात है, बिल्कुल आपको तैयारी वाले हैं, आप होनहार ज्ञानवीर हैं, तो आपको बिल्कुल पता होगा। देखिए, सबसे पहली बात, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये उद्घाटन किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और यहाँ पे केरल आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ श्री नारायण गुरु की समाधि का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया, तो ये भी आपको ध्यान करना है। समाधि का भी उद्घाटन यहाँ पर किया गया, समाधि का उद्घाटन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्री नारायण गुरु, तो ये दोनों नेम आपको ध्यान रखने हैं। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे का निर्माण एवं डिजाइन किस संस्थान के द्वारा किया गया? राइट आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया, नेवी को ये सौंपा गया है। आगे देखिए, ये जो माहे है वो 78 मीटर लंबा है 90% स्वदेशी रूप से निर्मित है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, स्वदेशी रूप से निर्मित। इसके बाद आप देखिए डीजल इंजन प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करने वाला ये भारत का सबसे बड़ा जहाज है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जहाज है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए सबसे बड़ा जहाज है, और ये जो है आपका ASWC, ठीक है, इसी श्रृंखला का 8 जहाज़ों में से एक है। ठीक है, 8 जहाज़ों में से एक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, 8 जहाज़ों में से एक। तो ये हो गया माहे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है कुआलालंपुर। देखिए, मलेशिया के कुआलालंपुर में, मलेशिया में ये आयोजन किया जा रहा है आसियान देशों का, जिसमें प्रधानमंत्री यहाँ पर वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। ठीक है, वर्चुअल रूप से भाग लेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ देखिए,
इसके साथ ही साथ ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री इस आसियान सम्मेलन में नहीं जाएंगे। ठीक है, पहली बार आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। इससे पहले अगर वो ये नहीं गए थे तो कोविड के टाइम पर, कोरोना पीरियड जब था, क्योंकि उस टाइम पे वर्चुअली बैठक ही हुई थी तो उसमें कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये बैठक इस बार कुआलालंपुर में आयोजित की जा रही है जहाँ पर सभी देश आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पर भाग नहीं लिया जाएगा, बल्कि एस जयशंकर वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, एस जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे। आ जाइए, अब देखते हैं 10 आसियान देश। आसियान में टोटल 10 देश हैं। ठीक है, टोटल 10 देश हैं, तो आपको जानना है। देखिए, अब इसमें लाओस है, लाओस देखिए, लाओस, वियतनाम, इसको हमेशा मैप से ध्यान करिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। फिलीपींस, फिर ये हो गया ब्रुनई, यहाँ पर है कंबोडिया, ये हो गया मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो ये हो गए आपके टोटल 10 देश जो कि आसियान के देश हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए, आखिर आसियान की स्थापना, ठीक है, आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो आसियान की स्थापना ज्ञानवीरों 5 अगस्त 1967 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। मूल रूप से इसमें कौन कौन से देश थे? एक ये देखिए, बैंकॉक घोषणा पत्र। ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र था, वो घोषणा पत्र में की गई थी, या बैंकॉक में ही ये स्थापना की गई थी। अब देखिए कौन कौन से देश थे मूलतः यहाँ पर, तो वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है, सिंगापुर, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 देश शामिल थे स्थापना के समय। ठीक है, और थाईलैंड, तो ये 5 देश थे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आप देखिए, यहाँ पर कुआलालंपुर में ही पूर्वी एशियाई देशों का शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशियाई देशों का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देशों का शिखर सम्मेलन, जो कि शिखर सम्मेलन, इसमें भी एस जयशंकर भाग लेंगे, इसमें भी एस जयशंकर भाग लेंगे। ये कहाँ पर किया जा रहा है आयोजित? तो मलेशिया में ही किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता मलेशिया को सौंपी गई है। कौन इसमें भाग लेगा भारत की तरफ से? तो एस जयशंकर इसमें भाग लेंगे। इसके साथ ही आप देखिए, इसके अलावा देखिए आप, अगर हम पूर्वी एशियाई देशों के शिखर सम्मेलन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और किस लिए की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा आप देखिए, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश हैं? तो 10 आसियान देश तो है ही हैं। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य देश भी हैं, जैसे कि भारत, जापान, अमेरिका, रसिया, ये सारे ही देश यहाँ पर, कई सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत सारे देश, इसके अलावा 10 आसियान देशों के अलावा यहाँ पर पूर्वी एशियाई देशों शिखर सम्मेलन में हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो बैठक हो रही है ये 22वां है। आपको ये नंबर भी ध्यान रखना है, ये 22वां शिखर सम्मेलन है आसियान का, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए आपकी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय विज्ञापन जगत के जनक के रूप में प्रसिद्ध, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर पीयूष पांडे। ठीक है, राइट आंसर है पीयूष पांडे। देखिए, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इन्हें एड गुरु भी बोला जाता है, नहीं रहे एड गुरु। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं सखारोव पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा, तो आपको सखारोव पुरस्कार बिल्कुल ध्यान रखना है। कौन विजेता है इसमें? तो 2 नाम आपको मिलेंगे, एक ऑन्द्रेज पोग्जोबुट बेलारूस के हैं, ठीक है, और मजिया अमाग लोबेली, ये जॉर्जिया। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं, यही नेम पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा
जान लीजिए सखारोव पुरस्कार कौन देता है, तो ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। और उद्देश्य क्या है, तो मानवाधिकारों और विचार स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले व्यक्तियों या समूहों को ये सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी स्थापना कब से हुई, तो 1988 से इसकी स्थापना की गई थी। नामकरण सोवियत असंतुष्ट वैज्ञानिक अंद्रेई सखारोव के नाम पर किया गया। इसका नामकरण असंतुष्ट वैज्ञानिक जो कि सोवियत संघ से असंतुष्ट थे उनके नाम पर ये किया गया। तो सखारोव पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिए, ये जरूर एग्जाम में आएगा आपके। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, और विद कंट्री याद रखना है आपको, विद कंट्री। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस किस अभियान के साथ मनाया गया, तो राइट आंसर है 23 फॉर 23 अभियान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अब देखिए, आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। देखिए, भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की जनगणना की गई, पहली बार हिम तेंदुओं की जनगणना, जिसमें कि जो संख्या आई हिमालयी क्षेत्र की, ठीक है ना, हिमालयी क्षेत्र की पहली बार जनगणना, जिसमें जो टोटल संख्या आई वो थी 718, ठीक है। लेकिन 718 केवल लद्दाख में ही 422 के करीब हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है, और सबसे ज़्यादा संख्या वो है लद्दाख में, ठीक है, वो है लद्दाख में, तो आपको ध्यान रखना है। और ये 422 नहीं है, सॉरी, ये है 477, 477, ठीक है, ध्यान रखिए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, राइट आंसर है यहाँ पर 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर, ध्यान रखिए। विश्व पोलियो दिवस इस बार की जो थीम थी 2025 की, वो है पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका और हर जगह, ठीक है, और ये हो गया हर जगह। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थीम हो गई। अब देखिए, आखिर ये पोलियो होता क्यों है, तो ज्ञानवीरों, ये एक वायरल संक्रमण है, ठीक है, वायरल संक्रमण है। सबसे पहली बात, पोलियो वायरल एक संक्रमण है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। और इसके साथ ही साथ इसमें क्या देखने को मिलता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, खास तौर पे पैरों की, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोलियो किस वजह से होता है, क्या होता है, ये जानकारी आपको मिल गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो देखिए, 24 अक्टूबर को एक फैक्ट और आपको बताती हूँ, 24 ही अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। इसके साथ ही साथ देखिए, आखिर ये स्थापना कब गई थी, क्योंकि ये जो दिवस मनाया जाता है ये स्थापना की वर्षगांठ के ही रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये स्थापना की गई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी। और देखिए, ये स्थापना जो की गई थी वो सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र की बैठक, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ही, ये संयुक्त राष्ट्र की बैठक में चार्टर अपनाया गया, ठीक है, बैठक में ही ये चार्टर अपनाया गया और इसी के साथ स्थापना हो गई। इसमें कितने देश शामिल थे, तो उस टाइम पर इसमें 50 देश शामिल थे। तो फिलहाल आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ से ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अगर आपसे स्टैटिक जीके में कुछ पूछा जाता है तो यहाँ से आपका वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।